बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में से अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इनके रेफरेंसेस को देखे। अकाउंटिंग के टाइप्स को हम लोगों ने देखा कि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग पाई जाती है। एंड एट द एंड हम लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस किया था। तो बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि अभी ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। जब ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे ना, तब ये अकाउंटिंग साइकिल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अब अगर बुक के मुताबिक इसकी डेफिनेशंस को देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी। हालांकि इससे पहले हम लोग अपने पास इसको डिफाइन कर चुके थे, और आप लोग उतनी बात याद रख लो तो आप लोग इजीली उसके क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। अब यहाँ देखें, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन is an action or activity involving two parties। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अपने आप के साथ नहीं करनी। बिजनेस में हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एक तो होगा बिजनेस खुद, दूसरा बिजनेस का कस्टमर हो सकता है, उसका सप्लायर हो सकता है, उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, इवन के बिजनेस ओनर हो सकता है। तो दो पार्टीज जरूर इन्वॉल्व होंगी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होने लगेगी। और थिंग्स दैट रेसिप्रोकली इफेक्ट। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज अगर हम लोग सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स करने की सिचुएशन में हम लोग गुड्स डिलीवर करेंगे, तो दूसरी पार्टी गुड्स रिसीव करेगी। रेसिप्रोकल इफेक्ट। हम लोग कैश रिसीव करेंगे, दूसरी पार्टी कैश पे करेगी। तो इसीलिए कहा गया कि दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी और उनका जो इफेक्ट होगा वो हमेशा रेसिप्रोकली होगा और इन्फ्लुएंस ईच अदर। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड कस्टमर्स, सप्लायर्स और एनी अदर पार्टी विद whom they do business। अब यहां पर दो पार्टीज की बात कर दी कि वो दो पार्टीज हमारे पास, एक तो बिजनेस है और दूसरा कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज, बिजनेस ओनर्स, इनमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज एन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट मींस फाइनेंशियल नेचर शामिल हो जानी है। मॉनिटरी टर्म्स में ये हमारे पास आएगा। इट्स एन इकोनॉमिक इवेंट दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी जिसमें मॉनिटरी टर्म्स ना हो। तो इसीलिए मॉनिटरी टर्म्स फाइनेंशियल नेचर का होना जरूरी होता है। Any transaction that has a monetary impact on the business accounts is a financial transaction। ये बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है कि हमारे पास एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें मॉनेटरी इंपैक्ट पाया जाए, वो बिजनेस के लिए उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन जाती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट हैज एन इफेक्ट ऑन द बिजनेस assets and liabilities। A business must record and account for all financial transactions। कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, जिनमें हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, इनमें से कोई ना कोई हेड इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और यहां पर आपसे कहा गया कि आपने बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को जाके रिकॉर्ड करना होता है। छोटी से छोटी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को भी आपने रिकॉर्ड करना होता है, चाहे ट्रांजैक्शंस इन मिलियंस क्यों ना हो, आप सारी रिकॉर्ड करोगे। तो अकाउंटेंट ये सब कुछ कर रहे होती हैं कि हमने बिजनेस की एक एक ट्रांजैक्शंस के ऊपर नजर रखनी होती है और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी होती है। अब वो आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल्स बता रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि कैश सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इवन कि जरूरी नहीं कि सिर्फ कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स भी हो जाएं, वो भी शामिल हो जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है। अब चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैश है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट है। ये फर्स्ट दो एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट कहते हैं रिसीट ऑफ कैश। अब मैंने अगर क्रेडिट सेल्स की हैं तो लाजमी बात है उस पर्सन जिसको मैंने क्रेडिट सेल्स की, जिसे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं, जिसे हम लोग डेटर्स कहते हैं,
उससे अमाउंट फ्यूचर में रिसीव भी तो करूंगा। तो जब उन गुड्स के अगेंस्ट में उससे अमाउंट रिसीव करूंगा तो वो भी मेरे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो कहा रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अ कस्टमर टू होम क्रेडिट सेल्स वाज मेड, ये भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। अब सिर्फ फर्क क्या आएगा, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपके पास हैं, अब सिर्फ फर्क किस चीज का आना है कि साथ में अब हमें अमाउंट बताना शुरू कर देगा कि भाई कैश सेल्स की हैं तो किस अमाउंट की है, जब क्रेडिट सेल्स की कितनी अमाउंट से की, अगर कस्टमर्स ने अमाउंट हमें दिए तो कितनी अमाउंट उसने हमें दी, साथ में मॉनिटरी टर्म जरूर बताता जाएगा हमें। फिर आपसे कहा कैश परचेजेस आप करते हैं और रॉ मटेरियल और गुड्स, तो क्रेडिट परचेजेस भी करते हैं, और इसके साथ अगर आपने क्रेडिट परचेजेस किए हैं तो इन फ्यूचर आप अपने सप्लायर्स को जाकर पेमेंट भी करोगे, तो वो भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो जाती है। फिर अगर आपने किसी किस्म का कोई लोन रिसीव किया, उस लोन की रीपेमेंट की, आपने एम्प्लॉयज को पेमेंट की इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज वेजेस, वो आप लोगों ने पे किए, आपने गवर्नमेंट को पे की इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, आपने गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई पेमेंट कर दी, आपने कोई अपना नॉन करंट एसेट्स परचेज किया, आपने ड्राइंग्स कर दी बिजनेस में से, चाहे आपने कैश विड्रॉ किया, चाहे आपने गुड्स विड्रॉ की, चाहे आपने बिजनेस का कोई नॉन करंट एसेट्स अपने नाम अपने यूजेज में लेकर आ गए, वो भी ड्राइंग्स ही हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल्स वगैरह सही से समझ आ चुकी होंगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन, मतलब इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं। और ये जो पैसेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आप लोगों के, वह इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यू थ्योरेटिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बुक रीडिंग का मकसद भी यही है कि भाई अगर आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व करो और आपके कंफर्म मार्क्स हों, आपको पता हो कि आपने बुक में से क्या कुछ पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसको ना डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में हम लोगों ने डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला फॉर्म है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन सिंपल ट्रांजैक्शन हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो सकती है। कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिंपल सी ट्रांजैक्शन होगी या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो सकती है। जैसे सिंपल ट्रांजैक्शन क्या है, मैंने कैश सेल्स कर दी, सिंपल सी ट्रांजैक्शन है कि भाई आपने कैश, तो आपने गुड्स डिलीवर किए होंगे, अमाउंट रिसीव कर ली होगी। मैंने कैश परचेजेस कर ली, ये भी सिंपल सी ट्रांजैक्शन है कि क्या है कि मैंने गुड्स रिसीव की होंगी और पेमेंट उसके अगेंस्ट कर दी होगी, सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस क्या होती रहती हैं कि इसमें ना डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैंने एक एजेंट के थ्रू सेल्स की, उस एजेंट को भी मैंने कमीशन देना है सेल्स का, उनके साथ डिसाइडेड होता है परसेंटेज की फॉर्म में कि अगर आप हमें 100 रुपीज की सेल्स करके देंगे तो उस 100 का 5 रुपीज हम आपको देंगे, मतलब 5% हम आपको कमीशन देंगे। अब मैं अपनी सेल्स कितनी रिकॉर्ड करूं, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, एजेंट को कितनी अमाउंट पे करूं, तो वो सारी ये कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है। अगर मैं डायरेक्ट सेल्स करता हूं तो ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक एजेंट के थ्रू आके करता हूं एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अब मैंने उसको कमीशन भी पे करना है। इसी तरह से अगर परचेजेस डायरेक्ट कर लूं तो सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक एजेंट के थ्रू परचेजेस करता हूं तो अब उसको कमीशन पे करना पड़ेगा मुझे, तो अलग से जाके वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर में हमारे पास आ सकती है। इसी तरह लोन का ऑब्टेन करना, ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, लेकिन जब लोन को रीपे किया जाता है तो आपको पता है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट जब इन्वॉल्व हो जाता है साथ में, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बन जाती है। कि मैं अगर कहूं कि ये लोन मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं तो उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होगी, साथ में इंटरेस्ट की अमाउंट भी शामिल होगी, तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट मतलब लोन की अमाउंट में से मैंने कितना रीपे किया और मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया, उसकी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपसे कहा गया ट्रांजैक्शन कैन बी वेरी सिंपल लाइक बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स ऑन कैश। आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी है। इसी तरह से कहते हैं ट्रांजैक्शन में आल्सो बी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग लॉन्ग टाइम, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको करने में काफी सारा अरसा लग जाए हमें। फिर क्या होता है एंड वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व हो जाए, जैसा कि
selling an item through agent involving series of installment payments including interest. अब अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं ना, तो आपको पता है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि गाड़ी का परचेज करते हैं ना, गाड़ी अगर परचेज करके फौरन पूरी की पूरी कैश पेमेंट कर देते हो तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन है आप लोगों के पास। लेकिन अगर वो गाड़ी आप लोग लीज पर लेते हो, मतलब इंस्टॉलमेंट्स करवाते हो मंथली बेसिस के ऊपर एक लंबे अरसे के लिए, मतलब 4-5 साल के लिए, ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बन जाएगी, क्योंकि अब इसमें गाड़ी की प्राइस भी शामिल है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो इंटरेस्ट भी शामिल है। तो हर इंस्टॉलमेंट में मुझे ये देखना पड़ता है कि मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया और मैंने उसमें गाड़ी की अपनी प्राइस कितनी पे की है। इस चीज की कैलकुलेशन मुझे अलग अलग से आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बन जाती है। फ्यूचर में आप लोग करेंगे, अभी के लिए सिर्फ आइडेंटिफाई करें कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो लॉन्ग टर्म के लिए चली जाए, जिसमें वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल हो रहे हो, इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई चीज ले लेना, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो आई होप कि अगर एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ऑलराइट, वन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन, ये हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन आ गई। वन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन, मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बस अभी हुई और फिर नहीं होनी, वन ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन, जो मतलब वक्फे वक्फे के साथ इस ट्रांजैक्शन ने रिपीट होते रहना है। मैंने आज एक गाड़ी परचेज की, क्या हर महीने परचेज करूं, हर साल परचेज करूं? वन ऑफ ट्रांजैक्शन है कि मैंने गाड़ी परचेज की। सिंपल भी है, हाँ जी, सिंपल ही होती है वन ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें इंस्टॉलमेंट इन्वॉल्व नहीं होने वाली। ओके, इंस्टॉलमेंट इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। अच्छा, अब वन ऑफ एंड ऑन गोइंग को अलग से आप लोगों ने जाके देखना है। अब ऑन गोइंग से क्या मुराद है कि आज जो आपने ट्रांजैक्शन किया है ना, ये ट्रांजैक्शन फिर बार बार होनी है। जैसे कि अगर आप लोग हॉस्टल में रहते हो तो हर महीने बाद हॉस्टल की ड्यूज देने हैं, ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन है। हर महीने बिजली का बिल देना है, ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन है। ओके, हर महीने रेंट पे करना है, ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन है। हर महीने इस ट्रांजैक्शन ने दोबारा से रिपीट हो जाना है, लेकिन फिक्स एसिड एक ही मरतबा परचेज करने थे हम लोगों ने, तो वो हमारे पास वन ऑफ ट्रांजैक्शन थी। अब देखें, ट्रांजैक्शन माइट अकर ऑन सिंगल ओकेजन, फॉर एग्जांपल बाइंग लैंड, लैंड बस एक ही मरतबा परचेज करते हैं, उसके बाद दोबारा लैंड परचेज करने की हिम्मत नहीं रहती। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, घर भी बस एक मरतबा बना लिया ना, फिर आप कहोगे कि बस अब इसी में ही रहना है, आप नहीं छेड़ोगे इस काम को दोबारा। फिर क्या कहते हैं, फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री, ट्रांजैक्शन में ऑल्सो अकर ऑन रेगुलर बेसिस, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ मंथली रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो ये आपके पास ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि वन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है। कर लेंगे क्लासीफाई, और ऐसी एग्जांपल आ जाए तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे आप लोग। गुड, नेक्स्ट आती है हमारे पास कैपिटल ट्रांजैक्शंस एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन, आपको पता है कि हम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ना, वो दो तरह की आनी है जो हम लोगों ने बनानी है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल के ऊपर। एक हमारे पास है हमारी इनकम स्टेटमेंट और दूसरी हमारे पास हमारी बैलेंस शीट। अच्छा, कैपिटल ट्रांजैक्शन से मुराद ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देकर जाए। कैपिटल ट्रांजैक्शन से मुराद एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देकर जाए। जैसे अगर मैं आज एक घर परचेज कर लूं, कब तक बेनिफिट देगा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, 20, 25, 30, 50 साल तक बेनिफिट देता रहेगा। कोई बिल्डिंग लैंड वगैरह परचेज कर लें, कोई गाड़ी परचेज कर लें, 5, 6, 7 साल 10 साल तक बेनिफिट देती रहेगी। तो ये हमारे पास कैपिटल ट्रांजैक्शन हो जाती है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन
जिसका जो इम्पैक्ट होता है वो शॉर्ट पीरियड में होता है, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन। मतलब गाड़ी में कोई खराबी आ गई, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, गाड़ी की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, गाड़ी का परचेज करना कैपिटल ट्रांजैक्शन, गाड़ी को मेंटेन करना रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। क्योंकि अब देखो जैसे पेट्रोल डलवाना, भाई आज पेट्रोल डलवाया, हफ्ते बाद फिर टैंकी खाली है, फिर दोबारा से डलवाओ, तो ये रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि उस पेट्रोल ने कितने अर्सा बेनिफिट दिया, मैक्सिमम 1 वीक। आज गाड़ी की ट्यूनिंग करवाई, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ऑयल चेंज करवाए, महीने बाद फिर करवाओ, 1 महीने के लिए उसने बेनिफिट दिया। मैंने शॉप का रेंट पे किया, कितने अरसे के लिए, फॉर 1 मंथ, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे रही हैं ये चीजें। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, मंथली बेसिस पे कर रहा हूँ, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है मेरे पास। ऑल राइट, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देकर जाए वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है, और जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दे वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, कहते हैं आइटम्स ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं ना, जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उन सबको कंबाइन हम लोग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। ऑलराइट, तो जहां पर ये वर्ड नजर आए वहां पे समझ लेना कि आपके नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही है, आपके फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है, और उसमें सारे के सारे फिक्स्ड एसेट शामिल हैं। कौन कौन से फिक्स्ड एसेट हमारे पास हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स हो गए, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स वगैरह हमारे पास हो गई, हमारी व्हीकल्स हो गई, उन सब की बात की है कि यहाँ पर वो सारी चीजें यूज टू कैरी आउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो ये जितने भी हम लोग फिक्स एसेट परचेज करते रहते हैं, ये बेसिकली हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। भाई बिल्डिंग ना हो तो फैक्ट्री कहाँ पे बनाए, प्लांट एंड मशीनरी ही ना हो तो प्रोडक्शन कैसे करें, कंप्यूटर्स ना हो तो सिस्टम को रन कैसे करें हम लोग, फर्नीचर ना हो तो हम लोग ये क्लासेस कैसे कंडक्ट करवाएं। तो क्या बगैर बेंचेस के आके बैठ जाओगे, नहीं, फर्नीचर का होना जरूरी है। ये सिस्टम ना हो क्या मैं क्लास पढ़ा पाऊंगा, नहीं, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है ये चीजें। तो ऐसी तमाम चीजें, ऐसी तमाम हमारे पास आइटम्स जो कि लॉन्ग टर्म नेचर की हों, उन्हें कौन से आइटम्स कहा जाता है, कैपिटल आइटम्स। और items of short-term nature, particularly items that are used or occur in normal cycle of business operations. Normal cycle of business operation क्या होता है, for 1 year, ये हमारे पास। अच्छा, इसमें कहता है कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने में नॉर्मली जो चीजें यूज हो रही हैं वो सारी की सारी रेवेन्यू नेचर में आ जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको कुछ एक्सपेंसेस वगैरह जितने भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस वगैरह वो सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। रिपेयर्स, मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए हमारे पास, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए, कोई रेंट वगैरह पे कर देते हैं हम लोग, सैलरीज वेजेस पे कर देना, ये सारे के सारे हमारे पास रेवेन्यू नेचर आइटम्स हैं। ऑलराइट, एनी इशू क्या, डिपेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट कितने अरसे के लिए है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, उसके मुताबिक उसको क्लासिफाई किया जाता है जी। और के बाद क्लियर। अच्छा, यहां पर उसने सिर्फ आपको यह बताया कि आपके पास कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या है और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या है। अब कैपिटल ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, या तो कैश का इनफ्लो होगा या कैश का आउटफ्लो होगा। ऑलराइट, अब अगर हम लोग बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, तो बताएं कैश का इनफ्लो होना है या आउटफ्लो होना है। एक्सपेंसेस में, एक्सपेंडिचर्स में कैश का आउटफ्लो होता है या इनफ्लो होता है। तो बेसिकली ये वही बात कर रहे हैं कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद है कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस में कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें आप कैश पे कर रहे होते हो, और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस में ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिनमें आप कैश पे कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स में पेमेंट की बात आएगी। तो यहां पर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब आपको कैपिटल ट्रांजैक्शन की समझ आ गई है
ऐसी ट्रांजैक्शन जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देके जाए, जैसे उसने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का परचेज करना का कैश का आउटफ्लो नहीं होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज की है, मतलब मैंने कोई व्हीकल परचेज की तो व्हीकल आ गई, कैपिटल ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसके अगेंस्ट पैसे दूंगा, पैसों का देना मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑलराइट, लेकिन उस गाड़ी के लिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना, तो वो मेरे पास रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, तो इसके लिए भी तो पैसे दूंगा। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए अगर कोई पेमेंट कर रहा हूं, देखो दो किस्म की पेमेंट्स आई, एक गाड़ी को परचेज करने की पेमेंट, दूसरा उस गाड़ी को मेंटेन करने की पेमेंट। तो परचेज करने की पेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि उसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए जो पेमेंट की है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ऑलराइट, अब यहां पर देखें, कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर मेड टू एक्वायर और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स मींस नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहते हैं उसको एक्वायर करना या इंप्रूव करना, मतलब एक घर आपके पास है बड़ा, उसका ग्राउंड फ्लोर है, आपने उसका फर्स्ट फ्लोर बनाना शुरू कर दिया, डबल स्टोरी घर बन गए आपके पास, तो उस घर में इंप्रूवमेंट नहीं आ गई तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि घर में, या आपके पास एक पीस ऑफ लैंड मौजूद है, अभी के लिए वो लैंड है, आपने लैंड कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती, लैंड हमेशा एक्वायर की जाती है। अब क्या है, लैंड के ऊपर जो घर बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है, तो आप चाहते तो बना बनाया घर ले लेते, लैंड के साथ आ जाता, फिर ये एक्विजिशन था। लेकिन आपने क्या किया, आपने लैंड परचेज की, घर खुद से उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाई, तो उस लैंड के ऊपर इंप्रूवमेंट नहीं आ गई, तो उससे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ऑलराइट, अच्छा जी, acquire or improve long term assets that are used by the business। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, इज एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, के डेली के जो एक्सपेंसेस वगैरह बियर करने के लिए आप जो एक्सपेंस कर रहे होते हैं, जो कैश का आउटफ्लो कर रहे होते हैं, आपने उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहना है। अब कहते हैं द टर्म कैपिटलाइजेशन means recognizing a cost of an asset or part of the cost of expenditure as an asset। जब आप लोग कोई भी एक्सपेंस कैपिटलाइज करते हो तो बेसिकली आपका एसेट बन जाता है, जैसा कि लैंड को एक्वायर करना, व्हीकल का परचेज करना, अब आपका एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस से मुराद है कैश का आउटफ्लो हो गया, लैंड को कहां पे जाके रिकॉग्नाइज करोगे, नॉन करंट एसेट्स में, व्हीकल को कहां पे जाके रिकॉग्नाइज करोगे। तो इसीलिए आपसे कहता है कि जो आप लोग अमाउंट कैपिटलाइज कर रहे होते हो वो बेसिकली आपका एक्सपेंस नहीं बनती, वो आप लोगों का जाकर एसेट बन जाती है। हालांकि होता तो कैश का आउटफ्लो ही है दोनों में, लेकिन एक कैश का आउटफ्लो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये आपका एक्सपेंस बनेगा, जबकि गाड़ी का परचेज करना ये भी तो आपका एक्सपेंस ही था, कैश का आउटफ्लो था, लेकिन गाड़ी का परचेज करना आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो आपका एसेट बन जाता है। ऑलराइट, सो व्हेन एन आइटम ऑफ कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट रादर देन एज एन एक्सपेंस। तो आपने नॉन करंट एसेट की एक्विजिशन को हमेशा अपने एसेट्स में जाकर रिकॉर्ड करना है, इसे कहा जाता है कैपिटलाइजेशन, उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना होता, इसमें कोई इशू। अब इसी से ही मिलते जुलती एक और उन्होंने डेफिनेशंस कर दी, हालांकि अलग करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब उन्होंने क्या कहा, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। क्या मतलब, अब कैश का इनफ्लो, मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में इनफ्लो आउटफ्लो दोनों। सिर्फ आउटफ्लो की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर इनफ्लो की बात करें तो फिर कैपिटल रिसीट्स या रेवेन्यू रिसीट्स। अब कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती, भाई देखो कैपिटल एंड रेवेन्यू से मुराद एक ही चीज है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल से मुराद लॉन्ग टर्म के लिए और रेवेन्यू से मुराद शॉर्ट टर्म के लिए।
अब देखें जरा क्या लिखा है, कहते हैं कैपिटल रिसीट्स मतलब अमाउंट का रिसीव करना, और रिसीट्स ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, मतलब आपने कोई अमाउंट रिसीव की है और वो लॉन्ग टर्म नेचर में है हमारे पास, सच एज मनी फ्रॉम अ बैंक लोन, बैंक से अगर कोई लोन लेते हो 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो आपके पास देखें पैसा आएगा जब लोन लेंगे तो ये रिसीट बन गया है, लेकिन कितने अरसे के लिए, हमने कहा 5 साल के लिए, कहते हैं ये कैपिटल रिसीट्स है। ऑलराइट, इसी तरह से कहते हैं और न्यू मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेस ओनर, मतलब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आपने बिजनेस ओनर की अकाउंटिंग नहीं करनी, बिजनेस की करनी है, तो बिजनेस के पास तो पैसा आएगा ना, बिजनेस ओनर का आउटफ्लो है, बिजनेस के पास तो पैसा आया है, और ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है कितने अरसे के लिए, जब तक बिजनेस है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो कैपिटल रिसीट्स बन जाती है उसकी। इसी तरह से विच इज कॉल्ड कैपिटल रेवेन्यू इनकम, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास क्या होती रहती हैं, इज इनकम अराइजिंग फ्रॉम द normal operations of the business from its investment. For example, revenue from sale of goods or interest received, कहता है कि भाई ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं मतलब कैश का इनफ्लो, कैश का इनफ्लो कब होगा आपके पास, जब आप गुड सेल करेंगे, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आपने अपनी कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, कोई इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट का रिसीव करना, ये आपके पास हमेशा रेवेन्यू रिसीट्स के तौर पे लिखी जाती है। ऑलराइट, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए या नहीं आए उसका आइडिया होता है एग्जांपल नंबर 1 से, कि आप लोगों ने जाकर इसकी राइट हैंड साइड को छुपा लेना है। ओके, राइट हैंड साइड को किसी चीज से छुपा लेना है, आपने ट्रांजैक्शंस पढ़नी है और फिर आपने ये डिसाइड करना है कि ये कैपिटल रिसीट्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट्स है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और साथ साथ आंसर फिर देखते जाइएगा, और जहां पर कंफ्यूजन हो उसको एक मरतबा फिर से सोचो, इन केस वो कंफ्यूजन दूर नहीं हुई कल आके मुझसे पूछो। ऑलराइट, लेकिन आपने ये एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करके आनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।